गुड मॉर्निंग 12th क्लास। अपना लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट यहाँ तक हो गया था कि नजब जो है वो फ़ातिमा से भारत यानी बॉर्डर पार करके चलने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से पूछता है और फ़ातिमा शांत होती है और वो समझ जाता है कि इस चुप्पी का मतलब सहमति है। यानी सीधी बात यही है, नजब जो है फ़ातिमा से अनुमति मांग रहा है कि यदि आप सहमत हैं तो मैं आपको बॉर्डर पार करा के अपने साथ ले जा सकता हूँ। जब सहमति मिल गई तो क्या होता है, द फर्स्ट लर्च ऑफ द कैमल नेक्स्ट इवनिंग। लर्च का अर्थ होता है एक झटके से खड़ा होना। वो कह रहा है कि अगली शाम को ऊंट एक लर्च यानी झटके के साथ खड़ा हो गया। नेक्स्ट इवनिंग यानी अगली शाम को दे वर ऑफ और नजब उस पर बैठ के चल पड़ा। दे ये दोनों के लिए आया है, किसके लिए? नजब और अल्लाह रखा के लिए आया। फिलहाल तो ये योजना थी उनकी, वो शाम को चला। ही हैड वेटेड विद हिज कैमल और शाम को वो चला तो निश्चित रूप से वो काले शाह से भी मिला होगा और अपना सामान वगैरह लेके चला होगा। अलविदा ले ली काले शाह से, लेकिन वो कहाँ रुक गया? एट द आउटस्कर्ट ऑफ द विलेज। विलेज यानी गांव, गांव के बाहर किनारे पे। आउटस्कर्ट का अर्थ होता है बाहर का किनारा, और वो उसी गांव के किनारे पे जाके रुक गया। किसका इंतजार कर रहा था? फातिमा का। She had slipped out after her father had started snoring. Snoring का अर्थ है खर्राटे लेना, और वो भी अपने पिता, जब उसके पिता खर्राटे लेने लगे तो अपने घर से निकले गई। The moment was too big for them. ये क्षण वास्तव में उन दोनों के लिए बहुत बड़ा था। 20-21 वर्षीय लड़का बॉर्डर पार से पाकिस्तान से एक लड़की को लेके आ रहा है, वो भी गैर कानूनी ढंग से, तो वो डरे हुए होंगे निश्चित रूप से। दे डिडंट स्पीक, वो आ तो गई लेकिन फातिमा और नजब के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। इट वॉज ओनली इन पासिंग दैट शी थॉट ऑफ विलेज। पासिंग का अर्थ है गुजरना। वो आ गई लेकिन नजब और उसके बीच कोई बातचीत नहीं हुई। केवल वहाँ से गुजरते हुए उसने उस गांव के बारे में सोचा। देखिए ध्यान से, सी यानी फातिमा ने थोड़ा सोचा, ऑफ द विलेज उस गांव के बारे में। सी वॉज लिविंग फॉर गुड, जिस गांव को वो हमेशा के लिए छोड़ रही थी, उस गांव के बारे में उसने सोचा। मानी जिस गांव को वो अपने अच्छे के लिए छोड़ रही थी, उस गांव के बारे में उसने विचार किया। एज फॉर क्विटिंग वन कंट्री, क्विटिंग का अर्थ छोड़ना, भागना, एंड एंटरिंग अनदर। वो कह रहा है कि जहाँ तक एक देश छोड़कर दूसरे देश में घुसने की बात थी, She never gave it a thought. वो कह रहा है कि जहाँ तक एक देश छोड़कर दूसरे देश में घुसने की बात थी, उसने इस बात पे कभी विचार ही नहीं किया। हालांकि आज पहली बार वो अपने गांव के बारे में सोच रही है। ये भी उसके दिमाग में जरूर आया होगा कि वो अपना देश छोड़ के जा रही है। वो कह रहे हैं हालांकि अब तक उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था। Where did one have the time for पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान? ये कह रहा है, बड़ी विचित्र बात कह रहा है कि उस
व्यक्ति के पास, किस व्यक्ति के पास? उस व्यक्ति के पास जो क्या कर रहा हो, ध्यान से देखना। वन वॉज इलेपिंग विद वंस लव। इलोपिंग का अर्थ होता है डूब जाना, भागना। वो कह रहा है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी के प्रेम में डूब गया हो, किसी के प्रेम में भाग रहा हो, उसको कहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सोचने की पड़ी, वो नहीं सोचेगा। एंड क्रॉसिंग द डेजर्ट विच डिवाइडेड, और उसे कहाँ इस बात की चिंता पड़ी है कि वह उस रेगिस्तान को पार कर रही थी जो बांटता था। क्या बांटता था? भारत और पाकिस्तान को। कैसे? बोथ फिजिकली एंड सिम्बोलिकली। फिजिकली का अर्थ होता है भौतिक रूप से, और सिम्बोलिकली का अर्थ होता है सांकेतिक रूप से। द टू कंट्रीज, और आगे क्वेश्चन मार्क है। पूरी लाइन दोबारा बताता हूँ कि वो व्यक्ति जो किसी के प्रेम में डूब जाए और फिर वो यदि अपना देश छोड़ के जाता है तो उसको कहाँ इतना समय है कि वो भारत पाकिस्तान के बारे में सोचे, उस रेगिस्तान के बारे में सोचे जो दोनों देशों को भौतिक और सांकेतिक रूप से बांटता है। इतनी परवाह वो नहीं करता। यानी एक प्रेमी भारत पाकिस्तान की नहीं सोचता, उसको सिर्फ अपना प्रेम नजर आ रहा है। फॉर हर, उसके लिए, इट मीन जस्ट ए शिफ्ट इन डायलेक्ट। वो कह रहा है कि उसके लिए, किसके लिए? फातिमा के लिए। फातिमा के लिए बस इतना सा बदलाव था कि उसकी डायलेक्ट बदल जाएगी। शिफ्ट का अर्थ है बदलाव, डायलेक्ट। ये डायलेक्ट क्या होता है आपको बताता हूँ। डायलेक्ट का होता है जो हमारी देहात की भाषा है, देहाती भाषा। जैसे जयपुर में ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है, अपने यहाँ शेखावाटी, अलवर में मेवाती भाषा बोली जाती है। तो इस प्रकार जो डायलेक्ट थी यानी देसी भाषा थी, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा, ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा परिवर्तन होगा। स्मियर ऑफ कच्छी एडिड, और उसमें क्या जोड़ दिया जाएगा? गुजरात के वहाँ जो गुजरात है उसमें उसका जो कच्छ का जो लहजा है, देखिए स्मेयर ऑफ कच्छी यानी कच्छ का जो स्मेयर है, सुगंध जो है, ये स्मेल नहीं है, ध्यान रखना। इसका अर्थ होता है लहजा। उसमें कच्छ भाषा का थोड़ा सा क्या लहजा मिल जाएगा। और क्या हो जाएगा? एंड ए लिटिल ऑफ सिंधी सैंड पेपर्ड अवे, और वो जो सिंधी भाषा थी वो क्या हो जाएगी? वो थोड़ी कम हो जाएगी। सैंड पेपर्ड अवे मीन्स होता है उसका प्रभाव कम हो जाएगा, सिंधी का प्रभाव कम हो जाएगा, और कच्छी भाषा जो है उसका प्रभाव थोड़ा सा बढ़े जाएगा, और कुछ नहीं होगा। एंड द केमल लर्च्ड एंड बम्प ऑनवर्ड्स, वो कह रहा है ऊंट झटका खाता उछलता हुआ आगे बढ़ रहा था। बम्प का अर्थ है उछलना, ऑनवर्ड्स का अर्थ आगे बढ़ना, लर्च का अर्थ है झटके खाते हुए। नजर ड्रोव हिम हार्ड, नजर उसे तेज दौड़ा रहा था, ड्रोव का अर्थ है धकेलना, हाँकना, उसे तेज गति से वो क्या कर रहा था? हाँक रहा था। बाई द टाइम दे रीच्ड सारबेला, जब वो सारबेला पहुँचे, आपको याद है सारबेला कौन सी जगह है? सारबेला वो जगह है जो खावदा से कितनी दूरी पे थी? याद है आपको कि काला डूंगर रुका था, वो काला डूंगर से अपनी यात्रा शुरू की थी, और सारबेला काला डूंगर से केवल 20 मील की दूरी पे था। सारबेला वो जगह है जहाँ जो मवेशी हैं या पशु हैं उनकी हड्डियाँ जो मर गए, उनकी हड्डियों का क्या लगा हुआ था? एक बड़ा सा टीला लगा हुआ था। अब तो आपको याद आ गया होगा। शी वॉज एग्जॉस्टेड एंड फील असलीप। एग्जॉस्टेड का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा थक जाना, तो वो वहाँ जाते ही बहुत ज़्यादा थक गई और उसे नींद आ गई। किसको? फातिमा। शी वोक अप इन द आफ्टरनून टू फाइंड द स्काई ओवरकास्ट। वो कह रहा है जब वह दोपहर बाद जागी तो आसमान पर बादल छाए हुए थे। इट टर्न ओमिनस इन द इवनिंग विद डेप्थ
upon depth of dark age numbers gathering at the summer of a storm god. ध्यान से देखना, it turned ominous. क्या हुआ? ये ओमिनस साबित हुआ। ओमिनस का अर्थ होता है शुभ। कि शाम को जो वो जागी तो उसने देखा कि आसमान में तो बादल छाए हुए हैं और शाम को यह शुभ शगुन हुआ। किसके लिए? दिखना ऑफ ए स्टॉर्म गॉड। स्टॉर्म गॉड का अर्थ होता है स्टॉर्म यानी तूफान, और गॉड का अर्थ होता है देवता। वो मानो कि तूफान के देवताओं के बुलावे पर, देखिए समन बुलावा, समन ऑफ ए स्टॉर्म गॉड का अर्थ होता है तूफान के देवता के बुलावे पर। तूफान का जो देवता है शायद उसने बुलाया होगा। किसको बुलाया? देखिए डार्क एज का अर्थ होता है बिल्कुल काले। निम्बस का अर्थ होता है बारिश वाले बादल। गैदरिंग इकट्ठा हो गए। ऐसा लग रहा था कि जो तूफान का देवता है उसके बुलावे पर काले गहरे बादल, बारिश के बादल इकट्ठा हो गए थे। शायद ये शुभ संकेत था। फातिमा उस कच्छ के लिए शुभ साबित होगी, ऐसा उनका मानना। उसके आगे देखते हैं, अनदर नाइट दे जर्न फेसिंग द विंड विच हर्ल द सैंड इन देयर फेसेस। अनदर नाइट, एक और रात, दे जर्न, ये जर्नी से बना है कि एक और रात उन्होंने क्या किया? यात्रा की। अगली ही रात उन्होंने क्या किया? यात्रा की और तेज हवा का सामना करते हुए उन्होंने यात्रा की। हर्ल्ड द सैंड इन देयर फेसेस, और उस तेज हवा के चक्कर में उनकी आंखों पे रेत भी आ रही थी। हर्ल का अर्थ है घूम घूम कर रेत का उनके चेहरे पे गिरना। एज दे नियर खावदा, और जब वो खावदा के पास पहुंचे, द थंडर स्टार्ट रोलिंग, और वहां पहुंचते ही पूरा आकाश जो है वो गरजने लगा। एंड रीबर्टिंग अक्रॉस द स्काई, और रिवर बेटरिंग होने लगी। यानी रिवर बेटरिंग का अर्थ होता है अत्यधिक गरजना, बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ में बादलों का गरजना। मतलब वहाँ पहुँचते ही आसमान में तूफान जो है वो गरजने लगे। अब उसके आगे देखते हैं, उसके आगे का पार्ट कि ये जो लास्ट पार्ट इसमें क्या लिखा है देखना। इसमें लिखा है तेज हवाएं चल रही थी, बिजलियां चमक रही थी, खावदा के पास वो पहुंच चुके थे। और इस मौसम में 3 times ड्यूरिंग द नाइट, उस रात को 3 बार आफताब ने, आफताब कौन? और खावदा कहा? खावदा नजब का घर, यानी खावदा वो नगर, वो गांव जहाँ नजब रहता था। आफताब नजब के पिताजी हैड ओपन द डोर। तूफान की वजह से बार बार दरवाजे पे आवाज़ हो रही थी, दरवाज़ा हिल रहा था। तो उस रात को आफताब ने 3 बार दरवाज़ा खोला। थिंकिंग, यह सोचते हुए हिज सन हैड कम, कि शायद उसका बेटा आया होगा और वो दरवाज़ा क्या कर रहा होगा? खटखटा रहा होगा। बट इट वॉज ओनली द विंड, लेकिन तीनों बार हवा थी जो क्या कर रही थी? नोकिंग, खटखटा रही थी अगेंस्ट द डोर, दरवाजे को। दिस टाइम द बेगिंग वॉज परसिस्टेंट, लेकिन इस बार यानी चौथी बार जो बेगिंग का अर्थ है दरवाजे को ठोकना, वो क्या था? परसिस्टेंट था। इसका अर्थ होता लगातार, लेकिन इस बार लगातार दरवाजे को पीटा जा रहा था। When he unlatched the door, unlatched का अर्थ होता है अनलॉक करना, खोलना, कुंडी हटाना। जब उसने कुंडी हटाई, he found, अल्लाह रखा, sighing away from a streak of lightning। जैसे ही कुंडी उसने खोली तो उसने देखा, स्ट्रिक ऑफ लाइटनिंग का अर्थ होता है रोशनी की लकीर में कौन शर्मा रहा था? साइनिंग करने शर्माना। कौन शर्मा रहा था? अल्लाह रखा। मानो ऊँट क्या शर्माएगा, आप सब जानते हैं, लेकिन मानो
कि बिजली की चमक में आफताब को ऐसा लगा कि उसका ऊँट शर्मा रहा है, उसको शर्म आ रही है कि वो अपने मालिक को बिना बताए पाकिस्तान चला गया। ह्यूज आइसोलेटेड ड्रॉप ऑफ रेन वर फॉलिंग। ह्यूज का अर्थ होता है बड़ी बड़ी, और इसके साथ ही बड़ी बड़ी बूंदें। आइसोलेटेड का अर्थ होता है एक एक करके, वर फॉलिंग गिरने लगी, किकिंग अप द डस्ट, और जैसे बूंद गिर रही थी तो थोड़ी थोड़ी धूल भी उड़ रही थी। आफताब सील्ड हिमसेल्फ, आफताब जो है उसने अपने आप को सील किया, यानी दृढ़ निश्चय किया। उसको डर लगा कि अल्लाह रखा अकेला आ गया, कहीं उसका बेटा मर तो नहीं गया, कहीं उसके बेटे को सिंध की जो रेंजर्स हैं उन्होंने गोली तो नहीं मार दी। He would not allow any relief, any expression of joy to show in his face. वो कह रहा है अपने चेहरे पर तसल्ली या खुशी का कोई भी बहाव उसने आने नहीं दिया, क्योंकि अभी केवल उसको अल्लाह रखा दिखाई दिया था, अब उसका बेटा उसको दिखाई दिया। अब देखना, सन हैव यू ब्रोट एनीथिंग ही आस्क्ड। बेटे देखते ही, अपने बेटे को देखते ही उसने ना तो खुशी दिखाई ना कोई राहत दिखाई, बस इतना पूछा कि क्या तुम कुछ लाए हो। An age of iron deliberately introduced into voice। deliberately का होता है जानबूझकर। क्या होता है जी? जानबूझकर। आयरन का अर्थ है कठोरता। एज भाव, उनके स्वर में स्वतः ही कठोरता आ गई। किसके स्वर में? आफताब। थोड़ा कड़क होते हुए पूछा उसके पिता ने कि बेटा क्या तुम कुछ लाए हो? यस ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया कि जी हाँ। अब वो क्या लाए ये तो आप जानते ही हैं। एज ही सर्ड फतिमा इन, जैसे ही असर्ड का अर्थ होता है तेजी से आगे बढ़ना। जैसे ही फातिमा तेजी से आगे बढ़ी, उसने क्या कहा कि जी हाँ मैं कुछ लाया। द रेन स्टॉर्म डाउन, तूफानी बारिश हुई। स्वेप्ट अवे 3 years ऑफ ड्राउट, और 3 साल का जो सूखा था उसको बहा के ले गई। इस प्रकार ये अपनी कहानी लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट पूरी होती है। ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको PDF के रूप में भेज ही दूंगा। आई होप आपको समझ आया होगा। ये बुक अपनी पूरी हो गई है। उस बुक में शायद एक लेसन बचा है वो हम कर देंगे, और उसके बाद अपनी अंग्रेजी का सबसे बड़ा भाग और सबसे महत्वपूर्ण भाग शुरू होगा, और वो है कंपोजिशन, जो 40 नंबर की आती है 80 में से। और कल को यदि सिलेबस छोटा भी होता है, मान लो यदि 10%, 15%, 20% की कटौती कर दी, तो वो भी पाठों में होगी, कंपोजिशन में नहीं होगी, ये याद रखना। तो ये रहे कि चाहे कुछ भी हो जाए, इसके बाद जो कंपोजिशन का पार्ट चलेगा उसका एक भी वीडियो छूटना नहीं चाहिए। छूट गया तो फिर बाद में मत रोना, बाद में बहुत दुख होगा। आपके कुल परसेंट आएंगे 92% और अंग्रेजी में नंबर आएंगे 68। ये मत बोलना, ये आपको देखना पड़ेगा फिर। तो आई होप आप समझ गए होंगे। C क्लास के वीडियोज़ का ऑब्जर्वेशन मैंने किया, केवल 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जो लापरवाह हैं। बाकी C क्लास में जितने विद्यार्थी जुड़े हैं वो सब वीडियो लगातार देख रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं कि पूरी लगन उनके अंदर दिखाई है। बायोलॉजी में 6-7 लड़कियाँ हैं जो घोर लापरवाही कर रही हैं, और हम जानते हैं कि समय किस तेज गति से गुजर रहा है, और हम ये भी जानते हैं कि परीक्षा निश्चित रूप से होगी, और हम ये भी जानते हैं कि परीक्षा मार्च में होगी। तो बाद में वो जो लड़कियां हैं उनको बहुत दुख होगा। ये मैं आज ही बता दे रहा हूँ। लड़के वीडियो देख रहे हैं, नियमित रूप से देख रहे हैं। लड़कियों में भी मैं बता दूं कि कुछ नए एडमिशन हुए हैं, वो छात्राएं नियमित रूप से और शानदार रूप से मेहनत कर रही हैं, मैंने देखा है। कुछ लड़कियां 11th क्लास में कमज़ोर थी, लेकिन अभी 12th में शानदार रूप से काम कर रही हैं। शायद वो उस गहराई को भाप गई जो 10th में उन्होंने गलतियां की, शायद उससे उन्होंने सबक लिया। लेकिन कुछ एक लड़कियां लापरवाही बरत रही हैं,
मैं नाम नहीं लेना चाहता। मुझे उम्मीद है कि आपने यदि फीस दी है तो आप वीडियो भी नियमित रूप से आगे देखेंगे। धन्यवाद।